Namaste, sir. नमस्कार. Thank you so much for taking time out of your busy schedule for this. Most welcome. Welcome to Beyond the Bubble by Media Shala. First of all, what has your journey as an IS officer been like? And what have been some of the most rewarding moments of your career? I think अभी मुझे आई हैव कंप्लीटेड 4 years इन दिस सर्विस और अभी 4 साल जो मेरे चार्जेस रहे हैं बीइंग इट्स एसडीएम या एडीसी और एडमिनिस्ट्रेटर एचएसबीपी एंड डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर सारे ही बहुत नॉलेजेबल रहे हैं और एक डाइवर्सिफाई नेचर ऑफ वर्क की वजह से मेंटल ग्रोथ काफ़ी रही है. हाउएवर देयर वर सम चैलेंजेस थे एंड काफ़ी एक्सपीरियंस वाइज बहुत अच्छे रहे हैं. एंड अगर मैं मेमोरेबल मोमेंट्स की भी बात करूं तो बहुत स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं. देन आप एक नीडी पर्सन की वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की हेल्प करते हो. देन यू फील सेटिस्फाइड कि जिस वजह से आप सर्विस में आए हो दैट यू आर डूइंग. सो टिल नाउ आई एम वेरी लकी एनफ कि मुझे इस टाइप के चार्जेस हरियाणा सरकार ने दिए हैं जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. मेरी मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है. सर, आपने एक नहीं दो बहुत बहुत मुश्किल एग्जाम्स में एक्सेल किया है, जेई एंड यूपीएससी. सो आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने में आपकी इंस्पिरेशन क्या रही? आई थिंक बीइंग ए मिडिल क्लास फैमिली जब आप मैं अगर मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बताऊं तो मेरी स्कूलिंग इनिशियली सरकारी स्कूल से हुई है. तो एक करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी. टिल 10th आई वाज नॉट श्योर कि मुझे कहाँ जाना है. तो 10th में अच्छी परसेंटेज थी तो मैं आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए कोटा चला गया था. देन आई गॉट सेलेक्टेड इन आईआईटी और देन आईआईटी बीएचयू वाराणसी से मेरा बीटेक एस इंजीनियरिंग में. तो ड्यूरिंग आईआईटी अराउंड बीटेक सेकेंड और थर्ड ईयर आई डिसाइडेड कि मुझे लाइफ में करना क्या है. तो मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए थी जिसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा हो. सो आपकी मेंटल ग्रोथ होती रहे टिल योर रिटायरमेंट एंड एक आपके काम का इम्पैक्ट बहुत डायरेक्ट हो. फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी की जैसे ओल्ड एज पेंशन लगा रहा हूँ तो उस पेंशन लगते ही उस सामने वाले के पर्सन के चेहरे पे खुशी होती है तो वो आप सेंस कर सकते हो. तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट वाली जॉब चाहिए थी. थर्डली आपकी फाइनेंशियल अथॉरिटी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो जिससे आप जो कुछ करना चाहें वो होते हुए दिखे. तो एक आईएएस में और इवन ऑल इंडिया सर्विसेज में वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. तो आई थॉट ऑफ कि मैं ऑल इंडिया सर्विसेज लिखता हूँ. तो मैंने आईएएस सिविल सर्विस एग्जाम और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दोनों फिर ऑप्ट किए थे. तो पहले मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हुआ था जिसमें उड़ीसा कैडर था और फिर सिविल सर्विस में हुआ उसमें आईएएस था तो हरियाणा कैडर था. तो दैट आई एम सर्विंग हियर. अंडरस्टैंडेबल सर, मेक्स परफेक्ट सेंस. इस बहुत ही लंबी जर्नी में आपने अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्पेसिफिकली में क्या चैलेंजेस फेस किए? आई थिंक सबसे जो बड़ा इशू आता है वो एक लैक ऑफ गाइडेंस का आता है एंड एक कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन. जब भी आप कोई टेस्ट लिखते हो या लास्ट ईयर के पेपर्स एनालिसिस करते हो और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो आप बड़ा डीमोटिवेट फील करते हो. एंड एक कोई आपकी फैमिली में अगर पहले से ब्यूरोक्रेसी में नहीं है या फिर आपके सराउंडिंग में कोई नहीं है तो एक गाइडेंस की काफ़ी कमी रहती है. तो जो मेजर चैलेंजेस यही थे इनको ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं एक पर्सनल और पब्लिक मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं जो काफ़ी रोल प्ले करते हैं. जैसे मैं जब कॉलेज में था तो काफ़ी पब्लिक ट्रेन के माध्यम से जब कॉलेज आते थे तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देखते थे कि काफ़ी ऐसे लोग हैं स्टेशनों पे जो आज शाम का खाना खा लिया तो सुबह के खाने का नहीं पता उनको. और उन लोगों की आप मदद करना चाहें तो आपकी पॉकेट मनी उस टाइम इतनी नहीं थी कि उनकी हेल्प कर सकें. तो एक मोटिवेशन रहता है कि आपको इस सर्विस में आओगे तो एक फाइनेंशियल अथॉरिटी मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मिलेगी ताकि ज़रूरतमंद लोगों की आप मदद कर पाओगे बिना इवन विदाउट एनी हेजिटेशन. सर, मैं भी क्लैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सो आई डेफिनेटली रिलेट. ओके. It's difficult to stay motivated sometimes, but the small things are what keep you going. So, do you have any advice for students who aspire to follow in your footsteps? डेफिनेटली मैं सब लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लाइफ में सबसे बड़ा ड्रीम देखें बिकॉज आपको लाइफ एक बार मिली है. फॉर एग्जांपल आपको जैसे क्लर्क की एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप ये तो नहीं सोचोगे कि एग्जाम छोटी है तो मैं दो घंटे ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी. आप जब अपना 100% ही देना है तो जब 100% दो तो सबसे बड़ा ड्रीम देखो और जब उस ड्रीम को देख लिया तो उसको अचीव कैसे करना है उस पर वर्कआउट करो. बिकॉज हम बोलते हैं ना सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें. तो आपने एक बार ड्रीम देख लिया उसको अचीव कैसे करना उस पर वर्कआउट करो. फॉर एग्जांपल आपको आईएएस बनना है तो आईएएस में सिलेबस क्या है, यूपीएससी की डिमांड क्या है, लास्ट ईयर के पेपर्स के एनालिसिस करो उसमें क्या पूछा जाता है. फिर एक टेस्ट सीरीज लगाओ जाकि जो आपकी एग्जाम में मिस्टेक्स और नर्वसनेस होती है वो खत्म हो जाए आपकी ताकि आप अच्छे मार्क्स आए आपके. इट्स एप्लीकेबल फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम.
तो आप चाहे सीएम या पीएम भी बनना चाहते हो तो आपको इसी लाइफ में बनना है, राइट? पीएम बनने के लिए आप दूसरा जन्म तो नहीं लोगे। तो सबसे बड़ा ड्रीम देखो, उसको अचीव कैसे करना है उस पर वर्कआउट करो, और आप मोटिवेट होने के लिए पर्सनल पब्लिक मोटिवेशन फैक्टर्स लो। आप क्यों उस सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हो वो आपको मोटिवेट करेगा, और फिर देन डेफिनेटली आप सक्सेस पाओगे। तो मैं यूथ को यही बोलूँगा कि आप ड्रीम देखने के बाद उसको अचीव कैसे किया जाता है उस पर वर्कआउट करो टाइमली, एंड एक अच्छी ह्यूमन वैल्यूज इनकलकेट करो। जब आप कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसको नॉलेज के पर्सपेक्टिव से पढ़ो, रेदर देन गेटिंग सम मार्क और रोट लर्निंग फोकसिंग, ताकि आप एक अच्छे इंसान बनोगे तो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही करोगे। बिल्कुल सर। सो गो स्टेप बाय स्टेप एंड स्टे मोटिवेटेड। जी। सर, आपके ओपिनियन में सड़कों पे वुमेन सेफ्टी इंश्योर करने में टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकती है? डेफिनेटली आप जैसे हम देखते हैं, अगर आप रिकॉर्ड भी देखोगे, फैक्ट्स तो वुमेन के साथ जितना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में, वो तो ओनली वो है जो रिपोर्टेड है, काफ़ी अनरिपोर्टेड भी जाते हैं क्राइम। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली पुलिस इज डूइंग देयर वर्क। फिर भी हम अगर टेक्नोलॉजी की रोल प्ले करें तो आप कैमराज हैं, जितने सिक्योरिटी कैमरा लगाओगे उतना बेटर रहेगा। आप इतने सारे ऐप्स डेवलप कर सकते हैं, जैसे आप किसी कैब में जा रहे हैं तो कोई सिक्योरिटी ऐप हो, एक वार्निंग ऐप हो, जो अगर किसी ऐसी सिचुएशन में कोई फंस रहा है तो उनको वो आप प्रेस करके ताकि तुरंत हेल्प पहुंच सके वहाँ पे। कोई फ्री हेल्पलाइन नंबर्स हों, एक एक्टिव टीम हो जो कि तुरंत आप प्रिवेंटिव एक्शन भी लें और क्यूरेटिव एक्शंस भी लें। आई बिलीव कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप जो इंसिडेंट लोगों के साथ हो रहे हैं, उनमें जो गलतियाँ हो रही हैं, क्रिमिनल लोगों के जो माइंडसेट हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, जो मैंने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करे इस तरीके से। I agree with you, sir. Prevention is definitely better than cure. So, following that up, आप एडवाइजर के रोल में वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? अगर जैसे आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें या ई वेस्ट हो गया, देयर सो मेनी टाइप ऑफ वेस्ट। अगर आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के रूल देखें तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अथॉरिटी उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जितने भी कॉरपोरेशन या काउंसिल्स कमेटी बॉडी हैं वो डोर टू डोर कलेक्शन के माध्यम से वेस्ट कलेक्ट करते हैं और उनका फर्दर रिप्रोसेस करके उनको वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में ले जाते हैं या रिसाइकिल करके उनको रीयूज करते हैं। आप पर्सनल लेवल पे भी अपने घरों में भी एक वेस्ट सेग्रीगेशंस के अलग अलग डस्टबिन्स रखें, और एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं कि पब्लिक प्लेसेस पे जब भी जाएं तो अपना वेस्ट को ऐसे ही ना फेंकें। जनरली एक प्रैक्टिस होती है, हम जब घर पे जा रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हम केले के छिलके ऐसी गाड़ी से फेंक देंगे बिकॉज नोबडी इज नोटिसिंग अस। तो एक आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बीइंग ए फंडामेंटल आपकी ड्यूटी बनती है, मोरल ड्यूटीज बनती हैं कि कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा, दैट डजंट मीन कि आप कोई भी लॉ ब्रेक कर दोगे। पब्लिक लॉज हमेशा फॉलो करो। तो आप सब लोग अगर एक टीम की तरह वर्क करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा होगा कि हम काफ़ी वेस्ट जो हम जनरेट कर रहे हैं उसको हम रिसाइकल रीयूज कर लेंगे और वेस्ट से एनर्जी डेवलप कर लेंगे। जीरो वेस्ट की तरफ हमें आई थिंक आगे जा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वेस्ट जनरेट नहीं होगा, लेकिन जितना जनरेट होगा उसको हम फर्दर रिसाइकल रीयूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आम नागरिक और लोकल अथॉरिटीज को साथ में काम करना होगा। सर, हाउ डू यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, एंड आप दूसरे लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हो जाए, चाहे वो टीचर्स हो जाए, चाहे वो ऑफिस वर्कर्स हो जाए, उनको क्या एडवाइस दोगे ये बैलेंस मेंटेन करने में? Okay, I think I'm lucky in that sense because I'm married to my batchmate. Madam का नाम रेनू सोगन है. She is also IS 19 batch and right now posted as ADC No. तो we both belong to same service. तो कहीं ना कहीं वो frequency match होती है. We both are occupied in the administrative work. So we know कि कौन कब free होता है. तो पर्सनल लाइफ मैनेज करना मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहा है बिकॉज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। बट हाँ, अगर मैं जनरली सजेस्ट करूँ तो आप एक स्केड्यूल बनाते हो, चाहे आप कॉलेज में हैं या आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं। स्केड्यूल के बाद आपको जब भी फ्री टाइम मिलता है तो ट्राई करो कि फैमिली के साथ स्पेंड करो, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो। गिव योर 100%। आई तो बिलीव कि अगर आप 100% दे रहे हो और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे की जिम्मेदारियाँ समझते हैं तो वो चीज़ हमेशा सक्सेस होती है। तो अगर आप किसी के साथ कमिटेड भी हैं कॉलेज लाइफ में या जॉब में तो अपना 100% दें और बी ऑनेस्ट, बी लॉयल, दैट्स इट। That makes sense, sir. So, as an advisor, I'm sure आपको पता होगा गुड़गांव की often congested traffic situation के बारे में. What are your thoughts and opinions about that? आई थिंक उस चीज़ के रिगार्डिंग ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटीज़ तो निभाती ही है, एंड कहीं ना कहीं एक मैंने अगेन जैसे वेस्ट की बात कर रहे थे तो ट्रैफिक में भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इफ़ एवरीबडी विल फॉलो द पब्लिक ट्रैफिक लॉस
एंड कहीं ना कहीं हम जैसे कार पूलिंग कंसेप्ट हो गया या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना हो गया, इन चीज़ों को अगर हम डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो एक ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। This has truly been an illuminating conversation, and I'm sorry we have to conclude so soon. But finishing touch की तरह, क्या आप यूथ ऑफ गुरुग्राम के लिए एक मैसेज दे सकते हैं फॉर एवरीवन हु वॉचेस बियॉन्ड द बबल? डेफिनेटली, जैसे मैंने बीच कॉन्वर्सेशन में भी बात करी, जो आप ड्रीम अपने एक बार डिसाइड कर लिया और इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर डेडिकेटेड, सिंसियर एंड राइट गाइडेंस के साथ अगर प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी चीज़ की, किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, तो आप सक्सेस ज़रूर पाओगे। एंड लेट मी टेल यू, अगर जैसे आई बिलोंग टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली, तो आप मिडिल क्लास फैमिली में अगर आपको कम समय में बहुत ज़्यादा सफलता पानी है तो एजुकेशन इज़ दैट फील्ड। क्यों? शिक्षा में आप एक आपको एक चेयर पे बैठ के आपको जितना समय अवेलेबल है एक स्केड्यूल बना के आप उसको अगर तय करते हो तो एक टाइम पीरियड में आपको सक्सेस मिलना लाजमी है। दूसरे सेक्टर्स में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं एक समय लग सकता है, बिकॉज जैसे आप अगर स्पोर्ट्स में गए तो मे बी आपको देश को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक रास्ता है वो बच्चों को काफ़ी क्लियर नहीं होता है, और अगर वो इंटरनेशनल में कंट्री को रिप्रेजेंट भी करेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा। सपोज एक्टिंग में भी अगर आपको एक्टर बनना है तो इट विल टेक मच टाइम टू रिप्रेजेंट, टू गेट सम गुड मूवीज और सम गुड प्रोडक्शन हाउस। आप सपोज पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो आपको पॉलिटिक्स में शायद एक तो अच्छे पार्टीज के टिकट ना मिले, या इंडिपेंडेंट खड़े होते हो तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी ना नहीं होगी। बट एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत कम समय में एक सक्सेस पा सकते हो, जिसका जैसे मैं खुद जीता जागता एग्जाम्पल है। मैं एक किसान फैमिली से आज इस स्टेज पर आया एट द एज ऑफ 23। तो मैं 23 में जब यूपीसी में आया तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैं इस टाइप की पोजीशंस पे 23 पे दूसरे फील्ड में आ सकता था, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस की वजह से। तो हाँ, एजुकेशन को हमेशा प्रमोट करें, और मैं यूथ को यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी सपने देखें उनको राइट गाइडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ उन पर वर्कआउट करें। बिल्कुल सर, एजुकेशन इज ट्रूली द मोस्ट पावरफुल टूल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू।